हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री में लेसन 3 का पार्ट 2 देखेंगे क्लास 10 के लिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, तांबा धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि तांबा धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर पैराइड्स। याद रखिएगा दोस्तों, तांबा धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर पैराइड्स। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका फॉर्मूला पूछता है, तो इसका सूत्र भी याद रखिएगा, CuFeS2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, तांबा का संकेत परमाणु संख्या एवं प्रमुख अयस्कों का नाम लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तांबा का संकेत कह रहा है, तांबा का संकेत Cu होता है। परमाणु संख्या पूछ रहा है, परमाणु संख्या 29 होता है। और प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस और कॉपर पैराइड्स। ठीक है, कॉपर ग्लांस का यहाँ देख लीजिए सूत्र होता है Cu2S। याद रखिएगा दोस्तों, कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या होता है, Cu2S। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित, हाँ एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग केमिस्ट्री के लेसन 3 का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। चलिए तो पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं का संकेत परमाणु संख्या एवं प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। यह क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धातु है जिसका संकेत परमाणु संख्या और प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है। जैसे देखिए, धातु का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, प्रमुख अयस्क का नाम। धातु का नाम जिंक हो गया, जिसको जस्ता भी कहते हैं। जिंक का संकेत हो गया Zn, परमाणु संख्या 30, और प्रमुख अयस्क हो गया जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3। कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछता है, कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का। याद रखिएगा। चलिए दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज का संकेत Mn होता है, परमाणु संख्या 25। इसका अयस्क है पाइरोलूसाइड, जिसका सूत्र होता है MnO2। चलिए तीसरा देखते हैं, लोहा। लोहा को आयरन भी कहते हैं दोस्तों। संकेत जो है Fe, परमाणु संख्या 26। ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आयरन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। प्रमुख अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का सूत्र याद रखिएगा Fe2O3, और मैग्नेटाइट के Fe3O4। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सोडियम धातु के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। सोडियम धातु के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। तो याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम धातु के प्रमुख अयस्क सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट भी कहते हैं, धोवन सोडा, ये प्रमुख अयस्क है। तो सोडियम धातु के कौन कौन अयस्क है, सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट कहते हैं, और धोवन सोडा। धोवन सोडा का आप लोगों को सूत्र भी पता होगा, रॉक साल्ट, जिसको NaCl, साल्ट का मतलब नमक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों एल्युमिनियम पाई जाती है, जिसका संकेत Al होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एल्युमिनियम के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम लिखें। बॉक्साइट Al2O3 × 2H2, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना, क्रायोलाइट, जिसका सूत्र होता है Na3Alf6। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ
सिग्नल देखने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आईसीसी का। लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? जो सही आंसर होगा हेमाटाइट। ये देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तांबा, जिंक, टीन, निकेल, चांदी और सोना का शुद्धिकरण है ना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि तांबा, जिंक, टीन, निकेल, चांदी और सोना का शुद्धिकरण जो किया जाता है किस विधि द्वारा? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। चलिए इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संक्षारण की क्या क्या शर्तें होती है? दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि पिछला लेसन में हम लोग संक्षारण के बारे में पढ़े थे, है ना। तो संक्षारण आखिर जंग जो है लगती है तो कैसे लगती है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग जानेंगे संक्षारण के शर्त क्या क्या होता है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो जंग नहीं लगेगा किस चीज़ में, है ना। चलिए, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, निम्नलिखित 3 शर्त है। वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति, ये तीनों उपस्थित रहेगा तब जाके जो है जंग पकड़ेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मिश्र धातु किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अधिक मात्रा में मेहनत किया जा रहा है और मेरा मेहनत तभी सफल होगा जब आप लोग इसका सही ढंग से उपयोग कीजिएगा, इसको समझिएगा अच्छा से, उसके बाद फिर लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मिश्र धातु किसे कहते हैं? चलिए तो जानते हैं मिश्र धातु की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 यहाँ से कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जब मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो इस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो इस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम, है ना। अमलगम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूरा आने की संभावना है ना। मिश्र धातु कोई भी रहेगा उसमें एक धातु पारा रहेगा तो उस मिश्र धातु को अमलगम के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सोना के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए तो इस वीडियो में सोना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु है। सोना जो है सुनहले रंग का कीमती धातु है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण यानी गहना बनाने में किया जाता है ना। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी से मिलाया जाता है ताकि आभूषण अधिक समय से टूटे नहीं, है ना। अधिक समय तक जो है ताकि आभूषण जो है अधिक समय तक मजबूत रहे, है ना। यहाँ पे तक लिख लीजिएगा, है ना, अधिक समय तक टूटे नहीं। तो इस तरह से सोना के बारे में आज दोस्तों आप लोगों को क्या जानकारी मिली?
सोना जो है एक सुनहरे रंग का कीमती धातु है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गहना बनाने में किया जाता है। सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना मुलायम होता है, इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देता है दोस्तों, याद रखिएगा कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो तांबा या चांदी मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ, है ना, आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ। तो आघातवर्ध देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, आघातवर्ध उसको कहते हैं जिसको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है ना, वो आघातवर्ध हो गया। और जैसे सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होता है ना, सोना चांदी जो होता है सबसे अधिक आघातवर्ध होता है। तन्य का अर्थ हो गया जिसे पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सोना चांदी तांबा। तो आप लोग देखे होंगे तांबा के तार, है ना। तो इस तरह से आघातवर्ध का अर्थ हम लोग समझे कि जिसको पतली चादर के रूप में बनाया जा सके। यहाँ चादर का अर्थ ये मत समझिए ओढ़ने वाला चादर है ना, बहुत चौड़ी चौड़ी लोहे की प्लेट होती है ना। तो इस तरह से आघातवर्ध का मतलब क्या होता है, जिसको पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है उसे आघातवर्ध कहते हैं। जैसे सोना चांदी, और जिसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्य कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 रेडी है। तो दोस्तों आप लोग महसूस कर सकते हैं कि सर हम लोगों के लिए कितना अधिक मेहनत कर रहे हैं, है ना। ये पहले जो है क्वेश्चन को छांटना और पेज पर लिखना, इस तरह से बहुत अधिक समय लग रहा है। तो ये मेहनत हमारा तभी सफल होगा जब आप लोग इसका भरपूर मात्रा में लाभ उठाइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के दोस्त भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। ये देखिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं सोडियम को। आखिर यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में। ऐसा क्यों? तो देखिए जानते हैं। सोडियम कहता है सोडियम समान ताप पर नमी एवं हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम जो होता है समान ताप पर नमी एवं हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है ना। सोडियम ऑक्साइड बनाता है कब? कि नमी और हवा के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4Na+O2 यहाँ संतुलित किया गया है, Na+O2 यहाँ पे देखिए सोडियम है तो सोडियम के Na हो गया। समान ताप पर नमी एवं हवा का सूत्र दोस्तों O2 होता है, तो ये Na2O मिले। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2O। कैसे? तो सोडियम हो गया, यहाँ सोडियम के संकेत Na हो गया, ऑक्साइड के संकेत, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है तो O हो गया। इसका संयुक्ता इस पर 2 आ गया, है ना। इसका संयुक्ता 1 होता है, इस पर नहीं गया, है ना। इस तरह से जब सोडियम जो है समान ताप पर नमी एवं हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। चूँकि सोडियम केरोसिन तेल में न तो घुलती है और न ही कोई अभिक्रिया करती है ना। सोडियम जो है केरोसिन तेल में न तो घुलती है और न ही कोई अभिक्रिया करती है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि बाहर सोडियम को जैसे ही रखते हैं तो हवा से तेज़ी से अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। सोडियम जो है समान ताप पर नमी एवं हवा के साथ जो है अभिक्रिया बहुत तेज़ी से करती है ना, और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। और यहाँ समीकरण के द्वारा दिखाया भी गया है। और केरोसिन तेल में रखने का कारण यह है कि चूँकि सोडियम केरोसिन तेल में नहीं घुलती है, नहीं कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जिंक को आयरन, यहाँ देखिए संयोजकता 2 के लिए आया है। आयरन की संयोजकता 2 और 3 होता है, तो 2 वाला संयोजकता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए तो क्या होता है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक आयरन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता
यहाँ देखिए अभिक्रिया है। अभिक्रिया लिखने का तरीका देखिए, जिंक यहाँ पे है, Zn हो गया, आयरन सल्फेट FeSO4 है ना, बराबर। अब क्रिया करेगा तो यहाँ देखिए एकल विस्थापन है, जिंक जो है Fe को यहाँ से हटाएगा, Fe यहाँ देखिए किनारे हो गया, ZnSO4 हो गया, दोनों की संयोजकता 2-2 खत्म, ZnSO4 बन गया। इस तरह से जब जिंक आयरन सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और Fe को विस्थापित कर देता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों? आयनिक का दोस्तों मतलब होता है कि या तो प्लस या तो माइनस, है ना, धन आयन या ऋण आयन। चूंकि आयन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आयनिक यौगिक धन आवेश एवं ऋण आवेश से बने होते हैं, ठीक है। ये आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं, काफ़ी मजबूती से बंधे रहते हैं। इस आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं धन और ऋण आयन से बने होते हैं। ये यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट, ये आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं। तो बल से मजबूत बल से बंधा है तो निश्चित रूप से उसको तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। यही बात है, इस आकर्षण बल को कमजोर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि 2 लड़के एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हैं और कोई तीसरा लड़का आता है और दोनों का हाथ छुड़ाना है, तो निश्चित रूप से दोनों के पास जो एनर्जी है, जिस बल से पकड़े हैं उससे अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, तभी जो है दोनों का हाथ छूटेगा। तो वही इसमें होता है आयनिक यौगिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 15 क्वेश्चन कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, है ना। देखिए जब धातु के वैसे ऑक्साइड अम्ल और क्षार से जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देख लीजिए Al2O3 अम्ल, यहाँ पे क्षार का उदाहरण है, तो यहाँ जल बन जाएगा इधर, तो बचा क्या Al, इसमें देखिए O है, इसमें H खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें Al बचेगा, इसमें Cl बचेगा, तो AlCl3 हो गया, है ना। एल्युमिनियम के यहाँ पे दोस्तों AlCl3 हो जाएगा, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 हो गया, क्लोरीन का 1 होता है तो 1 नहीं बैठा, ठीक है। चलिए अम्ल से हो गया, क्षार से Al2O3 + 2NaOH, है ना। तो OH जो है इधर निकल गया बाहरी, चूँकि जल बाहर निकलेगा, इसमें बचेगा Al, है ना, इसमें Na बचेगा, तो NaAl2 सोडियम एल्यूमेट कहेंगे इसको, है ना। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देखिए, Al2O3 ZnO, Al2O3। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि Al2O3 कैसा ऑक्साइड है तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ZnO कैसा ऑक्साइड है तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये देखिए एनोड का अर्थ क्या होता है तो धन आयन, कैथोड का अर्थ क्या होता है ऋण आयन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल्का में मत लीजिएगा, है तो आसान जरूर, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है प्लस माइनस को लेकर। एनोड का मतलब प्लस, कैथोड का मतलब माइनस। लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 रेडी है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। दोस्तों हम लोग आम जीवन में
लोहे को जंग से बचाने के लिए तरह तरह की विधियाँ प्रयोग करते हैं, उस पर जो है ग्रीस लगाते हैं, है ना, पेंट करते हैं, ये सब भी विधि हो जाएगा। ये सब लेपन करके जिंक के पर चढ़ा करके पेंट करके, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ये लिख सकते हैं, जो आम जीवन में भी प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव देता है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है अधातु से क्रिया करता है तो कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है ना, दोनों तरह के, अम्लीय या उदासीन। तो C+O2 बराबर CO2 ये अम्लीय है, CO जो है उदासीन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, तो अम्लीय या उदासीन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अब समय आ चुका है बॉर्डर पर पहुंचने का। अब आप लोगों को बस सोचना है मारना है या मरना है। मरना है नहीं ना, मारना है। तैयार हो जाइए एकदम। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि चांदी और सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, गहना बनाने में। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहे क्यों, आखिर क्यों क्यों। तो प्लेटिनम, चलिए जानते हैं। प्लेटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, साथ ही संक्षारण भी इनका नहीं होता। अभिक्रिया नहीं करेगा तो संक्षारण कहाँ से होगा, जंग कैसे पकड़ेगा। इनका चमक भी तेज होता है, ज़्यादा चमकदार होते हैं ये सब, और बहुत पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। नहीं, प्लेटिनम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील मतलब कि अभिक्रिया नहीं करना, अभिक्रिया करेगा तो कम करेगा, क्योंकि अभिक्रिया नहीं करेगा तो उसमें जंग नहीं पकड़ेगा, संक्षारण नहीं होगा। इसकी चमक भी बहुत अधिक होती है, और पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने। चलिए तो जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों। कह रहे सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये पता होगा, ये ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो मुलायम होते हैं। ऐसे धातु का गुण होता है कि प्रायः कठोर होते हैं, लेकिन ये मुलायम होते हैं, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, तेल के अंदर रखा जाता है क्यों। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम समान ताप पर नमी एवं हवा के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। पीछे दोस्तों क्वेश्चन आया था कि सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि वही जो है चूँकि समान ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया तेजी से करते हैं, तो यही बात यहाँ पे भी है। और ना ही कोई अभिक्रिया करते हैं, ना ही तो घुलती है तेल में और ना ही अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संग्रहित करने का मतलब कि रखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन आंसर समझना है, उसके बाद जो है इसका आंसर नोट करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो शुरू किए और आंसर लिखना शुरू किए, ये बहुत ही गलत तरीका है, इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को पहले समझ लेना है, पूरा वीडियो देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद फिर लिखना है, ये लिखने का सही तरीका है। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है क्यों। देखे होंगे आप लोग कि एल्युमिनियम का जो है बर्तन होता है, उसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, ऐसा क्यों। चूँकि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, चूँकि एल्युमिनियम
ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है, मतलब जंग नहीं लगता है जल्दी। एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, कहने का मतलब जल्दी हीट हो जाता है। इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल। क्या है देखिए, इसमें क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है। एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जल्दी हीट हो जाता है। यह संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अब लोहा का प्रयोग कीजिएगा खाना बनाने वाले बर्तन में, तो वैसे स्थिति में हीट होने में ज़्यादा समय लगेगा। आज हीट हो जाएगा तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, इसलिए लोहा के बर्तन का प्रयोग उतना अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? तो चलिए जानते हैं क्यों। चूँकि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड गैस से धातु का निष्कर्षण ज़्यादा आसान होता है। देखिए एकदम सिंपल है, निष्कर्षण प्रक्रम में जो है कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड गैस से धातु का निष्कर्षण अधिक आसान होता है। इसलिए उपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए उपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 25। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात चूंकि लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा इस्पात किसका मिश्रण होता है? लोहा और कार्बन का। लोहा जो होता है इसमें और कार्बन मिक्स्ड होता है इस्पात में। इसका उपयोग इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका कारण। चूंकि तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है ना। तांबा जो है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। चूंकि तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो चूंकि लोहा जो होता है जल से जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और तांबा नहीं करता है, यही तो कारण है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का प्रयोग नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भर्जन या जारण क्या है? भर्जन का दूसरा नाम जारण भी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए तो भर्जन या जारण की परिभाषा जानते हैं। भर्जन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जारण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों भर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में बदला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में बदला जाता है, तो भर्जन द्वारा, है ना। सांद्रित सल्फाइड, सांद्रित का मतलब ये सांद्र गढ़ा होता है। सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। गलनांक से कम ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है कि भर्जन या जारण क्या है। तो भर्जन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में बदला जाता है और इसमें सांद्रित गैस को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। जैसे ZnS यहाँ 2 संतुलित किया गया है ना,
ZnS सॉलिड है, ठोस है, प्लस 3O2 हीट उष्मा हो गया, यहाँ O2 गैस है, Zn 2ZnOS प्लस 2SO2। तो ये समीकरण है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 27 निस्तापन क्या है। इस वीडियो में हम लोग अब तक टोटल 26 क्वेश्चन देखे हैं और ये 27वां क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निस्तापन क्या है। इसके बाद 1-2 पार्ट और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद लेसन 3 समाप्त हो जाएगा केमिस्ट्री का क्लास 10 के लिए। निस्तापन क्या है, तो दोस्तों इसके पहले हम लोग भर्जन देखें, अब निस्तापन देखेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, तो भर्जन भी एक प्रक्रिया है, यह निस्तापन भी है ना, जिसके द्वारा जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर, इसमें भी देखिए गलनांक से कम ताप पर, इसमें भी गलनांक से कम ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है और जल वाष्प एवं अशुद्धियाँ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।